नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दोस्त। यह कहानी 90 के दशक के दो मित्रों की है जिनके अटूट प्रेम ने दोस्ती की मिसाल कायम कर दी और यह साबित कर दिया कि यदि हमारा एक भी सच्चा दोस्त है तो हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। नमन और आज़ाद बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का घर मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वे पटना के एक केंद्रीय विद्यालय में 7वीं क्लास में पढ़ते थे। क्या स्कूल और क्या घर, सभी इनकी दोस्ती से परिचित थे। इनकी मात्र 2 वर्ष की ही पुरानी दोस्ती थी, परंतु ये दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों की जोड़ी को लोग 2 नहीं बल्कि 11 समझते थे। दोनों ने धर्म की दीवारों को गिराकर दोस्ती का एक हरा भरा मैदान तैयार कर दिया था। इनका परिवार इनकी दोस्ती के आगे नतमस्तक था। स्कूल में अगर एक मित्र अनुपस्थित रहता तो दूसरा परेशान हो जाता और साथ रहने पर सारा जहां भी उनके लिए विशेष मायने नहीं रखता। जब वे घर जाते तो संध्या काल में मैदान में अन्य साथियों के साथ कभी फुटबॉल, कभी कबड्डी आदि खेलते। विपरीत टीम में होने पर दोनों को कभी अच्छा महसूस नहीं होता। नमन कभी भी आज़ाद को हारते नहीं देख सकता था और आज़ाद हमेशा नमन की जीत की कामना करता। इसी कारण दूसरे लड़के भी यही चाहते कि वे दोनों एक ही टीम में रहें ताकि खेल का मज़ा बरकरार रहे। अभी 7वीं क्लास का परिणाम निकला ही था कि नमन के पिता, जो रेलवे में एक अधिकारी थे, का प्रमोशन के पश्चात तबादला राजस्थान के जयपुर जिले में हो गया। नमन के परिवार के लिए यह समाचार सुखद था, लेकिन यह खबर नमन के लिए अत्यंत पीड़ादायी था। वह शाम का समय था। हरी हरी घास युक्त मैदान में चुपचाप उदास बैठा नमन को देखकर आज़ाद ने पूछा, क्या बात है नमन? नमन ने सारी बातें बताई और रोने लगा। नमन को रोता देख आज़ाद भी फफक फफक कर रोने लगा और नमन से लिपट गया। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर नमन ने कहा, यार, परसों शाम की ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं। जाने से पहले तुम रोना मत, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे भी ज़्यादा भावुक हूँ। यह सुनकर आज़ाद सिर हिलाता है। फिर थोड़ी देर बाद आज़ाद कहता है, यार, मेरे घर वाले कहते हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं, परंतु आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से एक हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा दोस्त है। भले ही हम लोग कुछ सालों के लिए दूर हो जाएं, लेकिन तुम मेरे दिल में सदा रहोगे और जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम हर हालत में साथ साथ रहेंगे। ये मेरी बात याद रखना। नमन की आंखें उसकी सारी बातों को सुनती और स्वीकार करती जा रही थीं। सोमवार का दिन था। आज़ाद ने अपनी अम्मी से कह रखा था कि आज वो स्कूल नहीं जाएगा और दिन भर नमन के साथ रहेगा। हालांकि आज़ाद के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि नमन आज़ाद से दूर जाए, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता और नमन के परिवार वाले भी ऐसा ही चाहते थे, परंतु रोटी जो न कराए। आज़ाद के अब्बू अपनी लंबाई के लिए प्रसिद्ध थे। भले ही उन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, किंतु वे नेक व आध्यात्मिक इंसान थे। वे भी आज़ाद के साथ नमन को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने गए। थोड़ी देर के बाद ट्रेन की सीटी बजी। दोनों मित्रों की डबडबाई आंखें कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह रही थीं। भावनाओं का सैलाब इतना था कि वे एक दूसरे से कुछ भी बात कर पाने की स्थिति में नहीं थे। आज़ाद अपने घर आ गया। गरीबी ने बीमारी के रूप में धीरे धीरे आज़ाद की माँ को 1 वर्ष के अंदर ही छीन लिया। आगे 6 वर्ष के अंदर ही उसके पिता की एक किडनी खराब हो गई। इंटर पास इस विद्यार्थी के पास बहुत कुछ चारा न था, क्योंकि एक तो गरीबी और ऊपर से अब्बू की बीमारी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। एक निजी अस्पताल ने पैसे के अभाव में उसके अब्बू को छुट्टी दे दी। भर्ती के दौरान उस अस्पताल ने उनका गलत इलाज किया और उनकी दूसरी किडनी भी खराब कर दी। अब एक सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चलने लगा, परंतु महंगी महंगी दवाइयों की खरीद के अभाव में उसके अब्बू का दम टूट गया। अब आज़ाद अकेला था। वह अपना शहर छोड़कर काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। उसके पास ना अपना घर था,
और न माता पिता। मुफलिसी मजबूरी ने अंततः उसे एक अपराधी बना दिया और धीरे धीरे वह माफिया बन गया। समय बीता। उधर नमन खुफिया विभाग में एक अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य निभाने लगा। वह बड़ा ही तेज तर्रार अधिकारी था। इत्तेफाक से संगठित अपराध की कड़ी की खोज में उसके कर्तव्य ने उसे उसी माफिया गिरोह के इर्द गिर्द पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश के एक जिले का एक छोटा सा होटल, जहां आज़ाद अपने साथियों के साथ कुछ बातें कर रहा था। उसकी नज़र दूर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी, जो और कोई नहीं नमन ही था। आज़ाद को कुछ समझ में आया। सभी उठे और तुरंत झटके से पिस्टल के बल पर नमन को जबरन अपने साथ पकड़कर बाहर ले गए। फिर गाड़ी में बिठाकर अज्ञात जगह की ओर चल दिए। एक विचित्र सुनसान मकान। वहाँ आज़ाद के साथियों ने नमन को खूब मारा पीटा। फिर एक अपराधी दिलावर खान ने आज़ाद से कहा, अनीस भैया, ये कुछ बता नहीं रहा, पर निश्चित ही ये पुलिस का ही आदमी है। आज़ाद ने अपने को सुरक्षा कारणों से अनीस के रूप में घोषित कर रखा था। कुछ देर बाद आज़ाद नमन के पास पहुंचा। 22 वर्षों के पश्चात दोनों का आमना सामना हुआ था, परंतु दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। आज़ाद ने कहा, देख भाई, हम जान चुके हैं कि तू पुलिस का आदमी है। भले ही तू अपने बारे में कुछ ना बताए, और तुम्हारे जिंदा रहने से हम सबकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। नमन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हाँ, मैं कानून का रखवाला हूँ और सदा कानून का साथ दिया। हो सके तो तुम सब कानून के समक्ष आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम सबकी सज़ा अवश्य कम करवाऊँगा, ये मेरा वादा है। आज़ाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बातें छोड़ो, तुम अपनी कहो। कोई अंतिम ख्वाहिश हो तो बता दो। नमन ने कुछ खोए हुए अंदाज में कहा, मुझे मरने का कोई डर नहीं, और जहाँ तक मेरी ख्वाहिश की बात है तो मेरी यही तमन्ना है कि हमारा भारत अपराध मुक्त हो जाए, पर ये तुम सबके बस की बात नहीं। हाँ, इतनी ख्वाहिश वर्षों से ज़रूर रही कि मरने से पहले अपने बचपन के मित्र को खोज लूँ, और वह सपना भी अब सपना ही रह जाएगा। आज़ाद ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तो कहो, क्या है तुम्हारे मित्र का नाम और वह कहाँ रहता है? नमन अपने मित्र को याद करते हुए कहा, मेरे दोस्त का नाम आज़ाद है, जो कभी पटना में रहता था और आज गुमनाम है। आज़ाद ने चौंक कर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? नमन ने कहा, मेरा नाम नमन है। नमन? यह नाम सुनते ही आज़ाद समझ गया कि ये मेरा बचपन का दोस्त नमन ही है। वह अत्यंत भावुक हो गया, पर अपने आप पर ज़बरदस्ती नियंत्रण पाते हुए उसने नमन से कहा, मैं एक आज़ाद को जानता हूँ जो कभी पटना में रहता था। उसने अपने और अपने एक मित्र नमन के बारे में कुछ खास बातें बताई थी। मुझे लगता है कि वो तुम ही हो। तुम उन बातों की पुष्टि कर दो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। शायद वही तुम्हारा मित्र हो। दुश्मनों के बीच घिरे हुए होने के बावजूद नमन की आंखें चमक उठी। उसे कुछ अलग तरह का एहसास होने लगा। उसने कहा, ठीक है भाई, एक बार मुझे उससे मिलवा दो, फिर मुझे मरने का भी कोई परवाह नहीं। पूछो, मुझसे क्या पूछना चाहते हो? आज़ाद ने उत्सुक होकर उससे कुछ अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे, जो सिर्फ उसका मित्र नमन ही बता सकता था। सभी प्रश्नों के उत्तर नमन ने बहुत अच्छी तरह से दे दिया, क्योंकि वह उसका ही मित्र था। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न बहुत खास था। आज़ाद ने कहा, छठी क्लास में जब रिजल्ट निकला तब आज़ाद फर्स्ट आया था। खुश होकर उसके पिता ने शाबाशी के रूप में उसे क्या दिया था? नमन आज़ाद की ओर देखता है। आज़ाद की आंखें, उसका व्यक्तित्व, उसकी व्यग्रता, उत्सुकता, बेचैनी आदि बहुत कुछ बयां कर रही थी। अब नमन पूरे भरोसे के साथ डबडबाई आँखों से भावुक अंदाज में आज़ाद से कहा, अब बस भी करो मेरे यार, मैं जान गया हूँ कि तुम ही मेरे आज़ाद हो। फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह है कि तुम्हारे अबू ने तुम्हारे फर्स्ट आने पर तुम्हें डंडे से पिटाई की थी।
और मेरे प्रार्थना करने पर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। आज़ाद अब रोने लगा था। थोड़ा रुक कर फिर नमन कहता है, यार जिसको तुम फर्स्ट कह रहे हो दरअसल वह फर्स्ट नहीं बल्कि एक विषय में लाल दाग यानी क्रॉस था। तुम एक विषय में फेल थे। तुमने अपने अब्बू को मैथ्स में लगे उस एक लाल दाग को दिखाते हुए कहा था कि एक लाल चिन्ह का मतलब फर्स्ट होता है अब्बू। मैं क्लास में फर्स्ट आया, जिस पर मैंने तत्काल उनसे कहा था कि नहीं चाचा जी, ये झूठ बोल रहा है, यह तो एक विषय में फेल है, इसलिए मैथ्स में लाल दाग लगा है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, भले ही आज़ाद मेरा सबसे प्रिय दोस्त है। इतना सुनते ही आज़ाद दौड़ते हुए आता है और कहता है, नमन, मेरे यार नमन, तुम मेरे नमन हो। तुरंत उसके हाथों को खोल दिया और फिर उसके दाहिने हाथ के अंगूठे को देखा। अब आज़ाद पूरी तरह समझ गया कि वह और कोई नहीं, उसका मित्र नमन ही है, क्योंकि नमन के दाएं हाथ के अंगूठे पर 2 तिल के निशान थे। आज़ाद नमन से लिपट कर खूब रोने लगा और कहा, मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे जीने का हक नहीं। मैंने तुझे बहुत पिटवाया, मुझे जीने का बिल्कुल ही हक नहीं है। नमन भी फटी आंखों से अपने मित्र को देखता रहा और बेजान सा होकर फूट फूट कर रोता रहा। कहा कि यार आज मुझे सब कुछ मिल गया। दोनों गले से लिपट कर कुछ देर तक रोते रहे। फिर नमन ने कहा, यार मिला भी तो मैं किस मोड़ पर तुमसे? मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं तो कैसे, और न करूं तो अंतरात्मा जीवन भर भी करती रहेगी। इसलिए अब मैं खुद ही जीना नहीं चाहता। तुम अपने साथियों से कहो कि वे मुझे मार दें। यह सुनकर आज़ाद अपना पिस्टल निकाल कर टेबल पर रखते हुए कहा, नमन, मेरे यार, अब तो मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। मुझे यहाँ से ले चल यार, बहुत जी लिया अपराध की ज़िंदगी, मुझे इस नरक भरी ज़िंदगी से मुक्त कर। यह सुनते ही नमन अपने मित्र से जोर से लिपट गया। आज दोनों को मानो सारी दुनिया मिल चुकी थी। फिर आज़ाद अपने दोस्तों से कहता है, यही मेरा बचपन का दोस्त नमन है। ये मेरा सब कुछ है, जो मुझे मेरी जान से भी अधिक प्रिय है, और मैं सच में आज़ाद ही हूँ जो आज पुनः जीवित हो उठा है। फिर सांसें भरते हुए कहता है, साथियों, हम सब बरसों बहुत भाग चुके। भागते भागते अब मैं स्वयं थक गया हूँ। ऐसे कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी और जिल्लत की ज़िंदगी जीने से अच्छा है एक दिन की चैन की मौत। तुम सब मेरे साथ सरेंडर करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर रुक कर कहता है, परंतु जिनको जीवन भर भागते रहना है वे यहाँ से जा सकते हैं। इसी बीच नमन कहता है, यदि आप सब सरेंडर कर देते हैं तो मैं आप लोगों को कम से कम सज़ा दिलवाने का वचन देता हूँ। इस पर आज़ाद का बायां हाथ कहे जाने वाला उसका मित्र दिलावर खान कहता है, हम लोग यहाँ से न ही जाएंगे और न ही सरेंडर करेंगे, पर तुम दोनों दोस्तों का ज़िंदा रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों कभी भी हमारे लिए मुसीबत बन सकते हो। अब मरकर साथ में दोस्ती निभाते रहना। यह कहते हुए उसने तुरंत पिस्तौल निकाली और गोली चलाने ही वाला था कि आज़ाद नमन के आगे आते हुए दौड़कर दिलावर खान को पकड़ लेता है, किंतु इस बीच उसे 4 गोलियां लग गई। मौके की नज़ाकत को देखते हुए नमन टेबल पर रखे आज़ाद के पिस्टल को उठाकर तुरंत दिलावर खान के गले और सीने में 2 गोलियां उतार दी। आज़ाद भयानक दर्द को सहते हुए नमन को पकड़कर बगल के एक रूम में ले गया और दरवाज़ों को बंद कर दिया। दोस्त का हाथ पकड़कर भावुक होकर वह रोने लगा। उसने कहा, यार तू इतनी देर से क्यों मिला? अब मुझे जीने की इच्छा हो रही है, किंतु मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। फिर आज़ाद सांसें भरते हुए, मैं खुशनसीब हूँ कि जाते जाते अपने दोस्त से मिल लिया। अपने शरीर से निकलते हुए खून को देखकर आज़ाद कहता है, मुझसे थोड़ा दूर ही रहो मेरे यार, मुझे गोली लग चुकी है। नमन उससे जोर से लिपट कर रोने लगा और कहा, काश तुम्हारे बदले मुझे गोली लगी होती। इसी बीच बाहर से आवाज़ आती है, अनीस भाई, मैं प्रकाश, हमारे 5 साथी तो भाग गए और हम सब आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। हमसे आप दोनों को कोई खतरा नहीं, आप लोग बाहर आ सकते हैं।
नमन विश्वास न करते हुए अंदर से ही कहता है कि ठीक है, आप लोग थोड़ी देर यहीं रुकिए, पुलिस पहुंच ही रही है। नमन पहले ही एक संदेश अपने मुख्यालय भेज चुका था। आज़ाद कहता है, यार मैंने तो शादी नहीं की, तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं? नमन कहता है, अभी तो नहीं, पर 2 महीने बाद शिशु का आगमन होने वाला है। लड़का हुआ तो आज़ाद, लड़की हुई तो मुक्ता। यह सुनकर आज़ाद थोड़ा मुस्कुराता है। फिर अचानक अजीब सी छटपटाहट होने लगती है और आज़ाद उसके हाथों में ही दम तोड़ देता है। नमन की आंखों से अब आंसू नहीं मानो अंगार निकल रहे थे। इसी बीच खुफिया के अन्य लोग वो पुलिस आती है और आवाज़ देती है, नमन सर दरवाज़ा खोलिए, हम 31 गैलेक्सी आ गए हैं। यह उनका अपना कोड वर्ड था। नमन दरवाज़ा खोलता है, फिर थर्राकर दरवाजे के पास ही बैठ जाता है, मानो उसके शरीर में जान ही ना हो। उसके सफ़ेद वस्त्र आज़ाद के रक्त से लाल नजर आ रहे थे और उसकी आंखें पथराई सी हो गई थी। अपने मित्र से मिलने पर उसे अभी अभी सारी दुनिया मिली ही थी कि उसका सब कुछ उजड़ सा गया। इसी बीच असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहता है, सर एक अपराधी जीवित है जिसे 2 गोलियां लगी हैं। यह सुनते ही नमन को मानो वज्र सी शक्ति मिल गई। वह उठा, तुरंत बाहर जाकर देखता है कि वह अपराधी और कोई नहीं बल्कि दिलावर खान ही था। दिलावर खान मुंहचोर की तरह नमन को देखता है और कहता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। आंखों में अंगार लिए गुस्से से नमन दिलावर खान को कहता है, तुझे मौका दिया गया था और तूने मुझे ही नहीं अपने साथियों को भी धोखा दिया। अब यदि भगवान भी आ जाए तब भी मैं अपने दोस्त के हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह दिलावर खान को खूब मारता है और उठाकर खिड़की से नीचे फेंक देता है। गिरते ही दिलावर खान की मौत हो जाती है और इसके बाद सभी एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर पुलिस थाने की ओर रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ सबक मिलता है। नंबर 1, हमें समाज के कमज़ोर या अंतिम तबके के लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारा पड़ोस जल रहा है तो हमारा घर भी एक न एक दिन अवश्य जलेगा। नंबर 2, गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है, अतः बुराई से बचें। नंबर 3, दोस्ती बहुमूल्य होती है। यदि सारी दुनिया में हमारा एक भी सच्चा दोस्त है तो हम दुनिया के सबसे धनवान लोगों में से एक हैं। नंबर 4, कानून का पालन करें, जिए और जीने दें। दोस्तों, यदि मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।